टावर के बारे में देखिए, कूलिंग टावर क्या होता है? तापीय शक्ति संयंत्रों से निकलने वाले गर्म यानी कि जो गर्म पानी होता है तो ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर का उपयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वेट कूलिंग, एक होता है ड्राई कूलिंग। अब देखिए, वेट कूलिंग, वेट मतलब जो पानी को गिरा के क्या कहते हैं, जो वाष्प है उसे ठंडा किया जाता है। और ड्राई कूलिंग में क्या होता है, पानी को ऊपर से गिरा देता है, किसी तरह वो पानी उपयोग नहीं किया जाता, छोटी छोटी ड्रॉपों के रूप में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसे कहते हैं ड्राई कूलिंग। मतलब पानी यूज़ होगा ड्राई में, वेट में कोई पानी यूज नहीं होगा। ड्राई में क्या होगा, पानी ऊपर से गिरा दिया जाएगा, नहीं सॉरी, वेट में पानी गिरा दिया जाएगा ऊपर से, और ड्राई में पानी की बूंद का उपयोग किया जाएगा। अधिकांश विद्युत संयंत्र कूलिंग टावर का उपयोग करते हैं, जिसमें संघनित्र से बाहर निकलने वाले गर्म पानी ठंडा किया जाता है, पानी को ठंडा किया जाता है तथा पुनः उपयोग में लाया जाता है। इस कूलिंग टावर से क्या होगा, जो पानी भाप बना था उसे भाप को फिर पानी में कन्वर्ट करके फिर उसे दोबारा भाप बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इससे क्या होता है, हमारे क्या होती है, पानी की बचत हो जाती है। हमारी क्या हो जाती है, पानी की बचत हो जाती है। इसमें क्या होता है, कूलिंग टावर स्टील या कंक्रीट का बना होता है, जिसमें पानी संचय करने के लिए नीचे एक जलाशय होता है। गर्म पानी को ऊपर शीर्ष तक भेजा जाता है और वायु निचले शीर्ष तक बहती है। शीर्ष बिंदु से गिरने वाले पानी की बूंदें वायु के स्पर्श में आती हैं और ऊष्मा वायु को प्रदान करती हैं और ठंडी हो जाती हैं। इस प्रकार कूलिंग टावर वेट क्या कहलाता है, वेट मतलब वेट कूलिंग टावर कहलाता है। इसमें क्या होता है, देखो दोबारा समझते हैं। गर्म पानी को ऊपर तक भेजा जाता है तथा वायु निचले सिरे से शीर्ष तक बहती है। वायु शीर्ष बिंदु से गिरने वाले पानी की बूंदें वायु के स्पर्श में आती हैं और ऊष्मा वायु को प्रदान कर देती हैं तथा ठंडी हो जाती हैं। कौन? पानी की बूंदें। इस प्रकार कूलिंग टावर वेट कूलिंग टावर कहलाता है। इसमें किसका हो, यानी कि ड्राई में क्या होगा, इस प्रकार के कूलिंग टावर में भाप के कारण पानी की हानि 1% के लगभग होती है। वायु ड्राफ्ट के माध्यम से जो कूलिंग टावर में संचरण की जाती है, इसके माध्यम से। जबकि ड्राई में क्या होगा, पानी को ऊपर से ऐसे गिरा दिया जाता है। ठीक है, ड्राई में क्या होता है, पानी को ऊपर से गिरा दिया जाता है ऐसे पाइपों के माध्यम से, और वो अपने आप ही संपर्क में आने के कारण ठंडा हो जाता है नीचे आते आते ही। अतितापक क्या होता है, देखिए अतितापक का कार्य संतुलन भाप में नमी को दूर करना है। अतितापक का कार्य क्या होता है, संतुलन भाप में नमी को दूर करना तथा इस भाप के तापमान में वृद्धि करना होता है। अतितापक का कार्य क्या होता है, अतितापक का कार्य होता है नमी को दूर करना होता है। इस अतितापक क्या करता है, जो हीटर, जो हमने भाप आई है उसके तापमान, जो भाप निकली है बॉयलर से गर्म होकर जो भाप बनी है, उसको क्या कर देना होता है, और सुपर हीट यानी और ज़्यादा गर्म कर देना होता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम अतितापक कहते हैं। सुपर यानी कि भाप को और ज़्यादा गर्म कर देना, यानी कि उसका टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा देना, क्या कहलाता है, अतितापक कहलाता है। अब होता है एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर क्या होता है, ये क्या करता है, इकोनोमाइजर से उत्सर्जित फ्लू गैस से कुछ ऊष्मा अलग कर ली जाती है। ठीक है, तथा ये ऊष्मा आने वाली वायु को दहन के लिए क्या कहते हैं, गर्म करने के उपयोग में लाई जाती है। फ्लू गैस के लगभग 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा करने से केंद्र की क्षमता 1% तक बढ़ जाती है। वायु परितापक प्लेट या रिजेनरेटिव प्रकार के होते हैं। प्लेट टाइप वायुतापक नैरो लाइन होती है जिनसे वायु होकर गुजरती है। ये एयर प्रीहीटर क्या करता है, जो बॉयलर के अंदर जो हम कोयला भेज रहे होते हैं उसको क्या करते हैं, एयर से उन्हीं फ्लू गैसेस को लेकर क्या कहते हैं, जो कोयला होता है उनको क्या कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है। सुखा के इसमें जो पानी की नमी होती है उसको दूर करते हैं, जिससे कि कम से कम 1% तक क्या होता है, हमारे उसकी पावर प्लांट की क्षमता 1% तक बढ़ जाती है। ठीक है, रिजेनरेटिव वायु तापक सर्वाधिक उपयोगी होता है क्योंकि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होता है, अतः तापीय विद्युत केंद्रों में इसका उपयोग सर्वाधिक है। तापीय विद्युत केंद्रों में इसका उपयोग क्या है, सर्वाधिक किया जाता है। अब क्या होता है, कंडेंसर क्या काम होता है, कंडेंसर काम होता है जो पानी होता है उसे क्या करना, ठंडा करना। संघनित्र का कार्य टरबाइन से निकली गैसों को ठंडा करना होता है।
अब देखो क्या क्या है। अब है हमारा प्रत्यावर्तक। प्रत्यावर्तक क्या अल्टरनेटर। अल्टरनेटर को सभी जानते हैं क्या था। जब भाप को टरबाइन में छोड़ा जाता है तो यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करता है। यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करता है, प्रत्यावर्तक को चलाता है, यानी कि जब ये टरबाइन घूमेगी तो हमारा अल्टरनेटर भी घूमेगा, इससे विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। ये अल्टरनेटर तापीय शक्ति संयंत्र की टरबाइन से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तापीय शक्ति संयंत्र की टरबाइन से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ये इसका कुछ लेआउट है। देखिए ये हमारा यहाँ बीच में क्या है, देखो बॉयलर है। इसका आप डायग्राम एक और होगा, ये रहा, ये देखो फिर आपको ये क्या है, इसका एक बॉयलर है, ये बॉयलर है। बॉयलर्स में देखिए कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ से कोयल आएगा, इसको कोयल को क्या किया जाएगा, हैंडलिंग प्लांट होगा जिसमें डाल जाएगा, और प्लूराइज करके इसको बॉयलर में डाल दिया जाएगा। अब बॉयलर को जलाने के बाद जो राख बचेगी उसे क्या कर दिया जाएगा, हैंडलिंग प्लांट के थ्रू एस स्टोरेज में भेज दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ से बॉयलर में जो कुछ फ्लू गैसेज निकलेगी वो सुपर हीटर के पास चली जाएंगी, कुछ सुपर हीटर के पास चली जाएंगी। वो क्या करेगा, जो भाप आएगी उसे हीट अप कर देगा। उसके बाद कुछ गैसेस क्या इकोनोमाइज हीटर से कुछ गैसेस कहाँ जाएंगी, क्या कहते हैं, इकोनोमाइज़र के पास जाएंगी। इकोनोमाइज़र क्या करेगा, जो जो पानी है उसे थोड़ा हीटअप कर देगा, किसके थ्रू, इसे बॉयलर की गैस के थ्रू। एयर प्री हीटर जो कोयले में जो इसमें एयर प्री हीटर क्या करेगा, जो अंदर गैस जाएंगी बॉयलर के अंदर उन्हें क्या कर देगा, गर्म कर देगा, इससे इसकी दक्षता 1% तक और बढ़ जाएगी, और जितनी भी गैस फ्लू गैसेज हैं वो क्या निकल जाएंगी, बाहर निकल जाएगी। एफडी फैन है, इसके थ्रू यहाँ पे हवा जाएगी अंदर के, एफडी फैन के थ्रू, फैन ट्रॉप फैन कहते हैं। बाकी सब चीज़ें कॉमन है जो आप सभी जानते हैं। इसमें जो मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट में बताई है, बाकी सब चीज़ें वही हैं, ठीक। उसके बाद आता है कार्यप्रणाली। प्रणाली, ठीक है। कार्यप्रणाली क्या है इसकी, संयंत्रों के भागों के अनुसार तापीय शक्ति संयंत्र की कार्यप्रणाली निम्न प्रकार है। तापीय शक्ति संयंत्र कोयले की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कोयले को भट्टी में जलाया जाता है, जिसकी गर्मी से बॉयलर में रखा पानी भाप में बदल जाता है। इस भाप को टरबाइन पर छोड़ा जाता है, जो यांत्रिक शक्ति उत्पन्न करता है और अल्टरनेटर को चलाता है। कोयले को रखने के लिए अलग से एक संयंत्र बनाते हैं, जिसे कोयला हैंडलिंग संयंत्र कहते हैं। ये कोयला रेल के द्वारा मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश से आता है। कोयला हैंडलिंग संयंत्र से इसे बॉयलर को भेजा जाता है। कोयले को जलाने के बाद जो राख बचती है उसे राख हैंडलिंग संयंत्र द्वारा विस्तारित कर दिया जाता है। वातावरण से ली गई हवा को बलपूर्वक प्रेरित ड्राफ्ट फैन से सहायता से प्रीहीटर में पूर्व तापक में गर्म किया जाता है। ये हवा पूर्व तापक को दग्ध गैस की गर्मी से गर्म की जाती है। उसके बाद इसे बॉयलर में फीड करते हैं। चिमनी के द्वारा वातावरण में डिस्चार्ज करने से पहले इसे गैसों को डस्ट कलेक्टर के सहायता से कलेक्ट कर लिया जाता है और वायु पूर्व तापक और इकोनोमाइजर में से गुजारा जाता है। बॉयलर में से पानी में भाप बॉयलर में से पानी को भाप में परिवर्तित किया जाता है। उसके बाद भाप को सुपर हीटर में गर्म करके तब उसे उच्च दाब पर टरबाइन में फीड किया जाता है, छोड़ा जाता है। उच्च दाब टरबाइन में भाप को फैलाकर ज़्यादा गर्म किया जाता है और निम्न दाब टरबाइन को फीड किया जाता है। प्रत्यावर्ती को यानी अल्टरनेटर को चलाने के बाद जो भाप ये वापस आती है उसे ठंडा करके पानी में बदला जाता है और फिर उसकी प्रक्रिया को द्वारा उपयोग करके इसे भाप में बदला जाता है। इस तरह से तापीय शक्ति संयंत्र कार्य करता है, ठीक है। ये इसका ये है, ये डायग्राम को याद कर लेंगे। बस के जो भाग है उनके बारे में याद करना है, क्योंकि आपसे क्या पूछेगा, इसके एमसीक्यू ही पूछेगा, ठीक है। अब पूछा तापीय शक्ति संयंत्र के लिए स्थान का चुनाव। देखिए तापीय शक्ति संयंत्र के लिए स्थान का चुनाव सबसे पहला क्या है, कोयले की उपलब्धता। कोयले क्या है, सबसे पहले कोयले की उपलब्धता। तापीय शक्ति संयंत्र के लिए देखिए इसमें हम अब बात करते हैं तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए रखने के लिए स्थान का चुनाव। तो सबसे पहले क्या, कोयले की उपलब्धता, मतलब हम वो स्थान चुनाव करेंगे जहाँ पे कोयला आसानी से उपलब्ध होगा, ठीक। ये कहने का मतलब ये है कि सभी प्रकार के ईंधनों में से कोयला एक ऐसा ईंधन है जो भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, सही बात है। तो तापीय शक्ति उत्पादन में कोयला सबसे मुख्य ऊर्जा स्रोत है। अतः यह आवश्यक है कि कोयले का अच्छी प्रकार से उपयोग कर शक्ति उत्पादन किया जाए,
तो बड़े तापीय शक्ति संयंत्रों के लिए अधिक मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है। उदाहरण हेतु 400 मेगावाट क्षमता वाली तापीय शक्ति संयंत्र को 5000 से 6000 टन कोयला प्रतिदिन आवश्यकता होती है। अतः यह आवश्यक है कि तापीय शक्ति संयंत्रों को कोयले की खानों से निकट लगाया जाए। मतलब तापीय शक्ति संयंत्र ऐसी जगह लगाए जाने चाहिए जहाँ से क्या कहते हैं जो थर्मल पावर प्लांट है वो नज़दीक हो, जो जिसमें ढुलाई का खर्च ज़्यादा ना हो, कोयला आसानी से उपलब्ध हो सके। अतः यह आवश्यक है कि तापीय शक्ति संयंत्रों को कोयले की खानों के निकट लगाया जाए। यदि ऐसा संभव ना हो पाए तो शक्ति संयंत्र ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहाँ तक कोयला के लाने के लिए लागत का मूल्य कम से कम आए। ठीक है, तो कम से कम मूल्य आए तो ऐसी जगह थर्मल पावर प्लांट को लगाना अच्छा माना जाता है। अब आता है एज डिस्पोजल फैसिलिटी, मतलब जो राख बचती है बॉयलर में कोयला जलाने के बाद उसका हम क्या करेंगे। तो किसी भी तापीय शक्ति संयंत्र के लिए राख निष्कासन सर्वाधिक जटिल समस्या है, क्योंकि राख बच जाती है उसका कहीं यूज नहीं होता है, तो उसके लिए उसको भी निपटाना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। कहाँ उसे यूज करें, कहाँ किस तरीके से ख़त्म करें। तो विशेषतः भारत में पाए जाने वाले कोयले में राख की मात्रा 20 से 40, अब जो हम बेसिकली यूज करते हैं आपको किताबों में कहेंगे 20 से 25 भी देखने को मिलेगा। अतः प्रतिदिन 15 से 2000 टन राख प्रबंधन करना होता है। कोयला प्रबंधन की तुलना में राख का प्रबंधन अधिक जटिल होता है, क्योंकि राख तप्त अवस्था से बाहर आती है और यह अत्यधिक जंग उत्पन्न करने वाली होती है। जंग मतलब भीड़ भाड़ या करने वाली होती है। अतः राख की उच्च मात्रा में निष्कासित करने के लिए उपयुक्त स्थान होना चाहिए। उदाहरण के लिए 400 मेगावाट शक्ति संयंत्रों के लिए लगभग 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। कितने, मतलब अगर 400 मेगावाट शक्ति संयंत्र में अगर राख को निकाला जाएगा तो 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। राख को सबसे आसानी पूर्वक व कम लागत पर नदी समुद्र में निष्कासित किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में शक्ति संयंत्रों से निकली राख बहुत सी औद्योगिक प्रतिक्रियाओं में उपयोग में लाई जा रही है। तीसरा क्या है, स्थान की आवश्यकता। स्थान की आवश्यकता ये हम अगले लेक्चर में देखेंगे।